हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, आधुनिक भारत की सीरीज के अंतर्गत हम आगे अगले लेक्चर की ओर बढ़ रहे हैं और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर मुगल्स के बारे में, यानी कि उत्तर मुगल शासक। और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि औरंगजेब के मरने के बाद जो पूरा का पूरा 1857 तक, यानी कि 1707 से लेकर के 1857 का जो पीरियड है, उसे हम उत्तर मुगल शासक वंश के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें सभी जितने भी महत्वपूर्ण जो शासक हैं उन सब के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि ये जो पीरियड है इसे हम सही मायने में 18वीं सदी का जो भारत का इतिहास पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसी का एक हिस्सा है। यानी पिछली क्लास में जिन लोगों ने क्लास नहीं की थी तो उनको मैंने बताया था कि 18वीं सदी के भारत की स्थिति क्या थी, किस तरह की थी, उसमें क्या क्या अवधारणाएं थी और उसके अंतर्गत उत्तर मुगल और क्षेत्रीय राज्यों के उदय की अवधारणा शामिल है। यानी कि 3 चीजें उसमें शामिल थी। उनमें से एक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 18वीं सदी के भारत की अवधारणा, और दूसरा आज हम बात कर रहे हैं उत्तर मुगल शासकों के बारे में। और ये ध्यान रखिएगा, यहां से आपका उत्तर मुगल शासकों को लेकर के कोई मुख्य परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावना तो बहुत कम है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा के लिए यह टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए इसमें जितना भी हम तथ्यात्मक या कंसेप्चुअल, यानी कि फैक्चुअल और कंसेप्चुअल पोर्शन हो सकता है वो सभी कवर करेंगे। तो सभी लोग जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन करिए और क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्टडी IQIAS हिंदी आप लोगों के लिए फाउंडेशन P2I बैच लॉन्च कर रहा है 11 तारीख से। इसमें आप लोगों को 2026-2027 के लिए एक टारगेटेड तैयारी आपकी करवाई जाएगी, जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से बेसिक से लेकर के एडवांस तक, टेस्ट सीरीज से लेकर के आपके इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तक, ठीक है ना, और बेसिक क्लास की PPT, क्लास की PDF मटेरियल से लेकर के आपकी बुक्स तक, ये सब कुछ आपका इसमें इंक्लूड है। यानी कि आपको बाहर से कुछ भी अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ इसमें इंक्लूड है। साथ के साथ इसमें आपकी 2-3 चीजें और स्पेसिफिक हैं जो आपको बाकी अदर क्लासेस से बेहतर बनाती हैं और आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट भी करती हैं। पहला, आपको पहली बार प्री और मेंस का रेजिडेंशियल प्रोग्राम आपको इस क्लास में मिल रहा है। यानी कि प्री से पहले आपको दिल्ली सेंटर पर और मेंस से पहले दिल्ली सेंटर पर आपको रहने और आपको तैयारी करवाने की पूरी जिम्मेदारी स्टडी IQIAS की है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। दूसरा, आपका जो मंथली टेस्ट का जो टॉपर होगा उसको 11,000 रुपये प्राइज मनी का हर महीने का एक मौका है, ठीक है ना। साथ के साथ आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो उन सभी की फीस रिफंड का ऑप्शन भी है, और साथ के साथ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो है। इसलिए आप चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से मेरे गाइडेंस में रह करके तैयारी करें तो MK लाइव कोड का तो इस्तेमाल करिए। इसके बाद आपकी जो प्राइस है वो डिस्काउंट होकर के 33,999 रुपए डायमंड बैच के लिए हो जाएगा, जिसमें आपको सभी इंपॉर्टेंट फीचर्स बुक्स से लेकर सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बाकी कोई भी डाउट होता है, कोई भी चीज होती है तो मुझे यहां कनेक्ट कर सकते हैं। साथ के साथ इस टेलीग्राम ग्रुप को, चैनल को, आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आपके स्कैन कर सकते हैं। और लेकिन ध्यान रखिएगा, कोई बुक्स परचेज करते हैं, कोई कोर्स परचेज करते हैं, डिस्काउंट चाहिए, मेरे गाइडेंस के साथ रहना चाहते हैं तो MK लाइव कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिए, सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है ना। और ये टेलीग्राम बारकोड है। तो मैं पिछली क्लास में आप लोगों को डिस्कस कर रहा था 18वीं सदी का भारत, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास जो डिस्कस की थी वो थी आपकी अवधारणाएं। और उम्मीद है कि आपको मॉडर्न इंडिया की अवधारणा का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो पिछली क्लास को जरूर देखें, इससे आप लोगों को इतिहास समझने की सही जो जानकारी है वो मिल सकेगी। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर मुगल शासक, ये आज का हमारा टॉपिक है, और उसके बाद एक एक करके बाकी अन्य टॉपिक को हम कवर करेंगे। बात आती है कि उत्तर मुगल किसे कहा जाएगा, ध्यान रखना, उत्तरवर्ती मुगल। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय इतिहास में मुगल जो वंश है उसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं।
मुगल वंश को, एक आपका मुख्य मुगल और एक उत्तरवर्ती मुगल। उत्तरवर्ती मुगल दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। मुख्य मुगल का जो टाइम पीरियड है आप देखेंगे तो आपका 1526 से लेकर के 1707 तक का जो पीरियड है, यानी कि इसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और आपका औरंगजेब। इसके बारे में हाल फिलहाल तो आप लोग काफी कुछ ज्यादा जान ही गए होंगे। जब से छावा मूवी आई तब से घर घर तक औरंगजेब पहुंच गया और पता चल गया कि वह कितना क्रूर था। ऐसा नहीं कि इतिहास में पता नहीं था कि उसने क्या क्या किया है, पता सबको था, सब कुछ था, ठीक है ना। लेकिन इस मूवी ने उसकी क्रूरता को और ज्यादा बड़े स्तर पर लोगों तक पहुंचा दिया। ठीक, अब वो एक अलग तरीके का विवाद का मुद्दा बन गया, क्या हो गया वो अलग मुद्दा है, ठीक है ना। और उत्तरवर्ती मुगल का जो टाइम पीरियड है दोस्तों वो है 1707 से लेकर के 1857 तक, यानी कि लगभग 150 साल का इतिहास, 150 साल में। और इस 150 साल में लगभग आपके 12 जो मुख्य शासक हैं, 12 शासक इस पीरियड में आते हैं, 12 शासक हैं। और यहां से अब आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो आपको पता होना चाहिए। क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसमें आप लोगों को जो क्वेश्चन बनने की संभावना है, दो तीन चीजें मैं बता देता हूं, उसको आप अच्छे से ध्यान से सुन लीजिएगा क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन तो बन सकता है इनका सही क्रम, कि भाई 4 शासक दे दिए जाएंगे, उनका क्रम आपसे पूछ लिया जाएगा, इनका सही क्रम बता दीजिए, ठीक है ना। दूसरा, शासकों के मिलान से संबंधित क्वेश्चन, उनकी घटनाएं, यानी किस शासक के समय की कौन सी प्रमुख घटना है उनको मैचिंग करने के लिए पूछा जा सकता है, या कौन सी घटना, कौन सी घटना किस शासन काल में हुई थी और उसमें मैचिंग कितनी सही है। या फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रमुख घटनाएं, प्रमुख घटनाएं, कि किस शासक के समय में निम्न में से कौन सी घटना नहीं हुई थी या कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। तो देखिए, पढ़ने के समय में पहली बात तो यह होनी चाहिए कि हमें वहां से प्री का क्वेश्चन बनेगा या मेंस का क्वेश्चन बनेगा, और क्या क्या किस तरीके से संभावित प्रश्न बन सकते हैं इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। और जिस दिन हमने प्रश्न बना करके तैयारी करना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली मान के चलिए कि आप कभी भी एग्जाम में फेल होने नहीं जा रहे, क्योंकि क्वेश्चन जितने एंगल से पूछा जाएगा उतने एंगल से सारी इंफॉर्मेशन, सारा कंसेप्ट आपके दिमाग में है। और जब आपके दिमाग में है तो क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के पूछे, यू कैन डू, आप कर सकते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। बस एक कहोगे सर इनको मुख्य शासकों में है, इसको शामिल क्यों नहीं करते, आपके दिमाग में क्वेश्चन यह आ सकता है। इन मुख्य शासकों में इनको शामिल क्यों नहीं किया जाता, उसके पीछे कारण है कि ये तुलनात्मक रूप से कमजोर शासक थे, और इतने कमजोर थे कि ये अपने दम पर शासन चलाने की क्षमता नहीं रखते थे। इनमें से सबने अपने तरीके से शासन को चलाया, लेकिन इनमें से केवल एक को छोड़ दिया जाए, बहादुर शाह को, जो सबसे पहला शासक बनेगा, तो उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी शासक अपने दम पर शासक ना बने और ना ही उन्होंने शासन किया। वो एक तरीके से कठपुतली शासक बनकर के रह गए, इसलिए वो कमजोर शासक कहलाते हैं, और इसीलिए इन्हें उत्तरवर्ती मुगल कहा जाता है, ठीक है ना। अब इनकी लिस्ट क्या है ये देखेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं, ये रहे। इनका क्रम आप लोग याद कर लीजिए। सबसे पहला बहादुर शाह, दूसरा जहांदार शाह, तीसरा फर्रुखशियर। इनका ईयर एक बार को ना भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाए तो मच बेटर है। रफी उद्दरजात, रफी उद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, आपका अहमद शाह आलमगीर सेकंड, शाहजहां थर्ड, शाह आलम सेकंड, अकबर शाह सेकंड और बहादुर शाह सेकंड, जिसे हम बहादुर शाह जफर भी कहते हैं।
ये है टाइम पीरियड जब तक इन्होंने भारत पर मुगल सत्ता के शासक के तौर पर अपना शासन चलाया था। अब एक एक करके हम लोग इन सब चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इनके समय में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ था। ठीक है ना, एक एक करके डिटेल में चर्चा करेंगे। ओके, देखिए, सबसे पहला बहादुर शाह। यह बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं यहां पर आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जब आपका औरंगजेब की मृत्यु हुई तो औरंगजेब जो था काफी लंबा शासन उसने किया था। औरंगजेब के 5 पुत्र थे। वो अलग बात है कि छावा मूवी में उसके समय में केवल एक बेटे का जिक्र किया है, बाकी किसी की कोई जानकारी नहीं है, और उसकी बेटी उसके साथ में दिखाई देती रहती है। 5 पुत्र थे। इनमें से एक था मोहम्मद सुल्तान, और मोहम्मद सुल्तान ने कुछ विद्रोह किया था, कुछ गड़बड़ किया था, इसलिए इसको जेल में डाल करके जेल में ही मार दिया। ये जेल में था और वहीं पर मर गया। यानी कि जिसने अपने पिता को नहीं छोड़ा, अपने भाई को नहीं छोड़ा, अपने बेटे को नहीं छोड़ा। ठीक है ना। इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे, अकबर सेकंड जो सहायता मांगने के लिए मराठों के पास गया था, पहले राजपूतों के पास, फिर उसके बाद मराठों के पास। इसने विद्रोह किया और विद्रोह करके ये पहले राजपूत जोधपुर में गया, उसके बाद मराठों के पास गया, मराठों के पास के साथ, और बाद में वो ईरान भागा और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। वो अलग बात है कि अकबर सेकंड के जो बीबी और बच्चे हैं वो आपके जोधपुर घराने में राजा अजीत सिंह के साथ में वहीं पर रहे, वहीं पर पले बड़े। बाद में औरंगजेब ने उनको बुलवा लिया और बाकायदा इज्जत के साथ राजपूतों ने उनको वापस किया बड़े होने पर। और बाकायदा अकबर के बच्चों, बीवी बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी पढ़ाई लिखाई की पूरी जिम्मेदारी राजपूतों ने उठाई थी बाकायदा। ठीक है ना। उसके बाद जो आपके 3 बेटे थे, और एक था मुअज्जम, दूसरा आजम, और तीसरा एक और भी था, काम बख्श। ये रहा मुअज्जम, आजम और काम बख्श। ये तीनों जिंदा थे। इन तीनों में सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। जैसे उसने अपने समय में संघर्ष किया था, औरंगजेब ने अपने पिता को बंदी बनाया था, और यह परंपरा चली आ रही थी शाहजहां के समय से, कह लीजिए कि एक तरीके से जहांगीर के समय से ही यह परंपरा चली आ रही थी। तो इनमें भी हुआ। ठीक है। मुअज्जम जो था उस समय कहां का था, यह अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय उसके जो बेटे थे वो कहां के गवर्नर थे। तो यह था उस समय काबुल का गवर्नर। ठीक है ना। आजम जो था वो था अहमदनगर का गवर्नर, अहमदनगर। और जो कामबख्श था यह था दक्षिण भारत में बीजापुर का गवर्नर। यह अहमदनगर में और यह काबुल का गवर्नर था। ठीक है ना। और कंडीशन यह हुई कि औरंगजेब की मृत्यु के समय इसने काबुल से चला। जब उसको पता चला कि ऐसी कंडीशन हो रही है तो ये वहां से चला और इसने लाहौर में स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। घोषित किया लाहौर में ही। और इसने उपाधि ली शाह आलम की। इसने उपाधि किसकी ली? शाह आलम की। ये इसने उपाधि ले ली और अपना नाम भी बदला। और नाम बदल के क्या कर लिया? बहादुर शाह। अब कितने बहादुर थे ये तो बात की बात है, लेकिन बहादुर शाह अपना नाम रख लिया। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके निकले, सारी चीजें हुई। और वहां से चले तो आप समझ ही सकते हो क्या होगा, क्या कंडीशन रही होगी। ओके,
तो बहादुर शाह ने अपने आप को घोषित कर दिया और इसने सबसे पहले काम किया, 2 युद्ध किए, 2 युद्ध। एक जजऊ का युद्ध, किसके खिलाफ? वर्सेस आजम, आजम के खिलाफ, और इसे मार दिया, मार दिया, भागो। और दूसरा युद्ध किया इसने हैदराबाद का, वर्सेस कामबख्श। ये इस तरीके से याद रख लिया, इसको भी आपने हटा दिया, और इस तरीके से अकेले रह गए बहादुर शाह। और सोचिए, बहादुर शाह की जो उस समय उम्र थी वो बहुत कम उम्र थे, युवा थे, बिल्कुल 62-63 साल के युवा। यानी कि 63 साल की उम्र में जिस समय हम लोग कुछ सोचते भी नहीं है, उस समय वो शासक बन रहा है। और शासक बनने के बाद इसने अपनी जो नीति अपनाई उसको ध्यान रखने की जरूरत है। ये मोटी मोटी 3-4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। नीति किसकी है? इसकी नीति है मेल मिलाप की नीति। इसने संघर्ष की नीति नहीं अपनाई कि भाई जो भी इसके समय के जो शासक वर्ग है, सत्ता वर्ग है, जो समय है, उनके साथ उसने मेल मिलाप की नीति अपनाई। कैसे? देखिए, सबसे पहले उसने राजपूतों के साथ संबंध बनाए, और राजपूत में 2 मुख्य वंश थे इस समय। कौन कौन? जोधपुर की मारवाड़, जोधपुर मारवाड़ के राजा अजीत सिंह, और में आपके क्या कहता है आमेर के राजा जय सिंह। ये रहे आमेर के राजा जय सिंह। इन्हें क्या किया? इन दोनों को उसने राजा माना और मित्रता की संधि कर ली कि ठीक है, हमारी तरफ से ये राजा हैं और अपने अपने क्षेत्र के हैं, ठीक है ना। दूसरा, मराठा इस समय सबसे बड़ी चुनौती जो दे रहे थे, जिसकी वजह से औरंगजेब भी हो गया था। इसी के समय में शाहू यानी कि छत्रपति संभाजी महाराज के जो बेटे हैं साहू जी महाराज, साहू जी को जेल से रिहा किया। हालांकि ध्यान रखिएगा, इनके समय में रिहा किया गया, एक्चुअली में रिहा करने का आदेश तो आजम ने ही दे दिया था। अब कहोगे सर आजम ने? यस, आजम ने इसलिए कर दिया था कि वो पास में था और वो चाहता था कि साहू जी जेल से रिहा होकर के मराठा क्षेत्र में जाएं तो उनके अपने ताराबाई के परिवार से संघर्ष शुरू हो जाएगा। यानी कि अपने संभाजी के दूसरे राजा राम के बेटे और उनकी पत्नी, इस तरीके से उनका संघर्ष शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और जब संघर्ष शुरू हो जाएगा तो फिर मराठे कमजोर हो जाएंगे। लेकिन इनके समय में किया, और इन्होंने उनके साथ मित्रता की संधि कर ली कि भाई मित्रता रखेंगे, कोई संघर्ष वंघर्ष नहीं चाहते। और साथ के साथ में इन्हें कह दिया कि आपको दक्कन से सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार दिया जाता है। दक्कन से सरदेश मुखी का अधिकार दिया गया, सरदेश मुखी का अधिकार, लेकिन चौथ का अधिकार नहीं दिया गया। और सरदेश मुखी कितना होता था? उनकी आय का कुल 10% होता था, तो सरदेश मुखी का अधिकार दे दिया गया। तीसरे थे आपके सिख, और सिखों में आप जानते ही हैं गुरु गोविंद सिंह थे। तो इसके समय में गुरु गोविंद सिंह जिंदा थे, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है ना। गुरु गोविंद सिंह को इन्होंने सम्मान दिया और उनको 5000 का मनसब भी दिया, का मनसब दिया। वो अलग बात है कि गुरु गोविंद सिंह की एक इसी तरह के मुस्लिम युवा ने उनकी हत्या कर दी, चाकू मार दिया, उनकी हत्या कर दी, सारी चीजें कर दी, ठीक है ना। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद सिख कमान आई आपके किसके हाथ में? बंदा बहादुर के हाथ में। और बंदा बहादुर राजनीतिक व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति कम, बंदा बहादुर, और इससे संघर्ष शुरू हुआ।
इस तरह से सीक्वेंस में अगर सारी चीजों को आप पढ़ते जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी होने वाली है। चौथा, इस समय एक और भी वर्ग है जो इस समय मौजूद है, और वो है आपका जाट राज्य। और जाटों के इस समय जो शासक था वो था आपका चूड़ामन, मथुरा के जाट, चूड़ामन जाट, ठीक है ना। और इनसे भी इसने मित्रता की। तो कुल मिलाकर के ये सारी घटनाएं बहादुर शाह के समय में हुई थी। और एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं सिडनी ओवन, उन्होंने कहा कि यह अंतिम व्यक्ति है जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। सोचिएगा, सिडनी ओवन ने कहा कि अंतिम शासक है, अंतिम मुगल शासक जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। और इसी के समय में एक प्रमुख घटना होती है जो आप लोगों को अलग से पढ़ लेनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए। इसी के समय में एक डच प्रतिनिधि मंडल भी आया था। डच प्रतिनिधि मंडल आया। अब डच प्रतिनिधि मंडल किसके लिए आएगा आप अच्छे से जानते हैं, व्यापार और अन्य सारी चीजों के लिए। और इसका डच प्रतिनिधि मंडल का जो नेतृत्व किया था, वो किया था जोशुआ चाइल्ड ने। जोशुआ चाइल्ड, ठीक है ना। और इनकी जो मध्यस्थता की थी वो की थी आपके किसने, मध्यस्थता वो की थी आपकी एक पुर्तगाली लेडी थी, जूलियाना। ये पुर्तगाली थी, पुर्तगाली। और इससे बीवी फिदवा की उपाधि दी गई। बीबी फिदवा की उपाधि दी, ये नहीं। तो कुल मिलाकर के आपके ये इंपॉर्टेंट कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम बहादुर शाह के संदर्भ में देख सकते हैं, समझ सकते हैं क्या क्या चीजें रही कुल मिलाकर के, ठीक है ना। अब उसके बाद मुश्किल से 5 साल इन्होंने शासन किया होगा। इनके बाद में आए आपके बहादुर शाह, ठीक है ना। बहादुर शाह आए नहीं, अरे भाई बहादुर शाह तो ये खुद हैं। इनके बाद आते हैं जहांदार शाह, सेकंड व्यक्ति हैं, सेकंड पर्सन है। तो जहांदार शाह का जो शासनकाल है, इस पीरियड में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। देखिए, महत्वपूर्ण घटना घटना ये है कि इस समय मुगल दरबार में, मुगल दरबार में गुटों का निर्माण हुआ। गुटों का निर्माण यानी कि अलग अलग लोगों के अलग अलग गुट बने, और वो हर गुट अपने अपने तरीके से अपने अपने प्रतिनिधि मुगल शहजादे को मुगल शासक बनाना चाहते थे, ठीक है ना। और ये जो गुट बने यही किंग मेकर्स कहलाते थे। किंग मेकर्स, राजा बनाने वाले। और उनमें भी सबसे महत्वपूर्ण तो आप जानते ही हो, सैयद बंधु, ठीक है ना। अब इनमें से कौन कौन से गुट थे? 4 मुख्य तौर पर गुट थे। नंबर 1 ईरानी गुट, तुरानी गुट, अफगानी गुट, और चौथा हिंदुस्तानी गुट। हिंदुस्तानी गुट, और हिंदुस्तानी गुट के ही आप लोग अच्छे जानते हो सैयद बंधु, वो इसी हिंदुस्तानी गुट के हैं। तो ये इस समय की सबसे बड़ी चीज है कि इस समय मुटल आपके प्रॉपर तरीके से ये बने। अब कंडीशन ये होती है कि जहांदार शाह को जो बनाया गया, ठीक है ना, ये ईरानी गुट के जो व्यक्ति हैं जुल्फिकार खां की सहायता से बने थे ये। तो ये ईरानी गुट के
जुल्फिकार खां की सहायता से बने। कार खां की सहायता से शासक बने, बना। ये रहे, ठीक है ना, इस गुट की सहायता से। और जब बना तो इसी को वजीर नियुक्त कर दिया गया, वजीर नियुक्त किया गया। तो यही आपके वजीर भी बन गए। अब बात आती है कि शासक बनने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी मित्रता की संधि अपनाई, मित्रता की नीति पर इन्होंने भी बल दिया, ठीक है ना। जैसे नंबर 1, राजपूत। अब राजपूतों में मारवाड़ के राजा अजीत सिंह, तो मारवाड़ है, मारवाड़ के अजीत सिंह है, राजा तो उनको पहले ही कहते थे, और इनको इन्होंने क्या किया, महाराजा की उपाधि दी और गुजरात का सूबेदार बनाया। महाराजा की उपाधि और इन्हें गुजरात का सूबेदार बनाया। यह भी गुजरात भी इनको दे दिया कि तुम यहां के गवर्नर हो और यहां के गवर्नर के तौर पर काम करोगे तो उसका वेतन अलग मिलेगा, बाकी मारवाड़ तो तुम्हारा है ही, और मारवाड़ के तुम महाराजा हो, ठीक है ना। और दूसरे हैं आमेर। आमेर के राजा जयसिंह, राजा वो पहले ही है। अब इनको क्या किया गया, इनको मिर्जा राजा की उपाधि दी गई और मालवा का सूबेदार बनाया। मिर्जा राजा की उपाधि और मालवा का सूबेदार बनाया, का सूबेदार, ये इनके साथ किया गया। तो इनकी इच्छाएं काफी हद तक ये भी रही। दूसरा हम कहें तो मराठा। मराठा में साहू जी को इन्होंने क्या किया, चौथ और सरदेश मुखी का अधिकार दे दिया, ठीक है ना। चौथ को दक्कन से चौथ प्लस सरदेश मुखी का अधिकार दिया। ये रहा, इनके साथ हो गया, ठीक है ना। तीसरा, इन्होंने जाटों के साथ मित्रता की। चौथा, सिखों के साथ तो इनकी मित्रता नहीं थी, इनके सिखों के साथ बंदा बहादुर के साथ संघर्ष चलता रहा, बंदा बहादुर से संघर्ष रहा। केवल सिखों को छोड़ करके बाकी सभी से इनकी मित्रता की संधि है और सभी मिलजुल करके रह रहे हैं। लेकिन इनके समय में थोड़ी सी कुछ और घटनाएं भी हैं जो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। वो घटनाएं क्या है, अन्य प्रमुख घटनाएं, अन्य घटनाएं इनके समय की। देखिए, पहली घटना तो यह है कि इनकी एक अपनी प्रेम कहानी है। तो इनकी एक प्रेम कहानी थी, और वो भी एक वैश्या लाल कुंवरी के साथ में और उसके चक्कर में ये सब कुछ भूल गए। और दूसरा, इसी वजह से इनके प्रशासन की जिम्मेदारी एक तरीके से दूसरे व्यक्ति के हाथ में सौंप दी। कौन था? वजीर जुल्फिकार खां। तो प्रशासन की जिम्मेदारी जुल्फिकार खां के हाथ में, वजीर के हाथ में थी, लेकिन वो वजीर भी नहीं संभालता था, बल्कि किसको दे दी थी वजीर ने? एक व्यक्ति है सुभग चंद्र के हाथ में, ठीक है ना। और इस सुभग चंद्र ने क्या किया, उस समय की जनता को काफी परेशान किया, काफी सारे कर लगाए, जबरदस्ती उनको वसूला गया, उनको दंडित किया गया, काफी परेशान किया और जनता त्राही करने लगी
कि बस पूछो मत क्या कहा जाए। एक ऐसा लग रहा था कि ये पता नहीं किसी बात का बदला ले रहा है, पता नहीं किसी बात का बदला ले रहा है। लेकिन ये बेसिकली था किसका आदमी? जुल्फिकार खां का। तो जुल्फिकार खां के साथ में ही ये सारे काम कर रहा था, ठीक है ना। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जहादार शाह पहला कठपुतली शासक था। ही वॉज द फर्स्ट पपिट, ठीक है ना। ये सारी चीजें रही। इसके बाद में तीसरा शासक बना आपका, देखेंगे तो फर्रुखशियर। ये रहा फर्रुखशियर, 1713 से लेकर के 19 तक। और ये किसकी सहायता से बना? ध्यान रखिएगा, यह हिंदुस्तानी गुट के सैयद बंधुओं के की सहायता से, सैयद बंधुओं की सहायता से शासक बना। और सैयद बंधु कौन थे? अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। अब्दुल्ला खां और उनका भाई हुसैन अली, ये दोनों हिंदुस्तानी मुसलमान थे। एक वजीर बनाया गया और दूसरा मीर बख्शी यानी कि सेनापति बनाया गया। यानी कि सबसे बड़े दोनों ओहदे इनके पास हो गए। और इन दोनों को ही कहा जाता है किंग मेकर्स। किंग मेकर्स कहते हैं। मुख्य तौर पर पूछा जाता है निम्न में से किसे किंग मेकर कहा जाता है, तो इन्हीं सैयद बंधुओं को कहते हैं। अब आगे चल करके हुआ क्या, इनकी नीतियां देखिएगा। फर्रुखशियर की, इसने भी मित्रता की नीति पर ही बल दिया। मित्रता की नीति पर बल दिया। बोले किस किस को? नंबर 1 राजपूत। राजपूत, ठीक है ना। राजपूतों में राजा जयसिंह को, आमेर के राजा जयसिंह को इन्होंने सवाई की उपाधि दी। सवाई की उपाधि दी, उपाधि दी। और दूसरे, इस समय मारवाड़ जो है, मारवाड़ के अजीत सिंह ने विद्रोह किया था, ने विद्रोह किया, इन्हें फिर युद्ध में हराया और अजीत सिंह की बेटी से शादी की। ये रही, अजीत सिंह की बेटी से शादी की, ठीक है। दूसरा, इसी समय आपके सिख, और सिखों के समय में इसमें क्या हुआ, इन्होंने बंदा बहादुर को मार डाला। बंदा बहादुर को मार दिया, मारा, एक युद्ध में घेर लिया और उनको मार डाला इसी के समय में, ठीक है ना। बाकी मराठा कोई नहीं, जैसे चल रहा था वही चल रहा था। मराठा पूर्व की भांति, सेम जाट, उनके साथ भी वही कहानी, कोई खास बात नहीं। बस इनके समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो आपको यहां पर समझनी है, ठीक है ना। कंडीशन ये थी कि इसके समय में, फर्रुखशियर के समय में, ध्यान रखिएगा, एक तो महत्वपूर्ण घटना थी 1717 के शाही फरमान की। शाही फरमान जारी किया। बोले कि किस बात के लिए जारी किया गया, ये था क्या और किसको दिया था? ये फरमान जारी किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है ना। और क्या फरमान जारी किया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार, उड़ीसा
बंगाल, बिहार, उड़ीसा से मुक्त व्यापार करेगी। मुक्त व्यापार की छूट, थोड़े से रुपए के बदले में। ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इस शाही फरमान के बारे में जब हम यूरोपीय कंपनियों को पढ़ेंगे। उसी तरीके से मराठों के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे जब हम मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो बस इतना ध्यान रखने की जरूरत है। इस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए शाही फरमान जारी किया गया था। कारण था कि फर्रुखसियर को एक अच्छी खासी बीमारी थी और इसका इलाज हो नहीं पा रहा था। यह बात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चली, उनके लोगों को पता चली, तो उनको लगा कि अगर हम उनकी बीमारी ठीक कर देंगे तो बदले में हमें यहां से बहुत सारी छूट मिल जाएंगी। तो बस पहुंच गए एक सर्जन को लेकर के, बस उनका ऑपरेशन किया, सारी चीजें की और अल्टीमेट क्या हुआ, उनकी बीमारी ठीक हो गई। अब मुगल बादशाह की एक सबसे बड़ी जटिल बीमारी ठीक हो जाए तो मुगल बादशाह खुश होकर क्या कहेंगे कि जाओ यार, ये छूट ले लो, जाओ। इस तरीके से बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो सबसे समृद्ध क्षेत्र हुआ करते थे, मुगलों के अधीन ही थे। वो अलग बात है कि बंगाल का नवाब बस नाम मात्र को मानता था, लेकिन उसकी बात को माना उस समय। ठीक है ना। और इस समय आप समझ सकते हो कि वहां से उनको पूरी छूट दे दी गई कि मात्र 2000 रुपए या 3000 रुपए, कुछ ऐसा ही, 2000 रुपए के बदले में आपको पूरे कर मुक्त छूट की मंजूरी मिल गई। और इसी समय सैयद बंधुओं से मुक्त होने का एक प्रयास करने लगा। 1719 में सैयद बंधु इसको कंट्रोल करना चाहते थे और फर्रुखसियर सैयद बंधुओं को कंट्रोल करना चाहता था। इसलिए सैयद बंधुओं ने एक प्लान बना लिया और सीधे चले गए कहां पर, दक्षिण भारत यानी कि दक्कन में, मराठों से संधि करने। तो समझिए 1719 में इन्होंने दिल्ली की संधि की। किस किस के साथ में, इन्हीं के समय घटना है, सैयद बंधु और शाहू जी के बीच। इसे दिल्ली की संधि कहते हैं, या कह सकते हो एक प्रकार से मराठों के लिए मैग्ना कार्टा कह सकते हो। इसमें कंडीशन क्या है, इसमें 2 तरह की शर्तें हैं। एक जो मुगल करेंगे और एक जो मराठों को, मराठे करेंगे और एक जो मराठों को सहायता मिलेगी। इसके माध्यम से मराठाओं को दक्कन से चौथ का पूरी तरीके से और सरदेशमुखी का अधिकार मिलेगा। से अधिकार। अब कहोगे सर ये तो पहले भी था, पहले था, लेकिन उसमें शर्त थी कि जो चौथ और सरदेशमुखी होगी उसे मुगल जो कर्मचारी हैं वो वसूल करके देंगे, मराठे नहीं वसूलेंगे। और यहां पर मराठों को वसूलने का अधिकार दिया गया। दूसरा, एक और शर्त मान ली गई, स्वराज को अनुमति दे दी गई, स्वराज को की मंजूरी। छावा मूवी में आप लोगों ने देखा होगा, स्वराज के लिए, स्वराज के लिए, स्वराज के लिए तुम इतना किस लिए कर रहे हो, है क्या ये स्वराज? बस स्वराज का अधिकार मिल गया, मंजूरी मिल गई। और तीसरा, इन्हें राजा माना गया, राजा माना। लेकिन बदले में मराठा क्या करेंगे, मराठा कार्य वो करेंगे, आप 15,000 की सेना के साथ दिल्ली पर आक्रमण। किस लिए? मुगल बादशाह को हटाने में, मुगल बादशाह को हटाना है, मुगल बादशाह को हटाना है इसलिए। और जो दूसरा मुगल बादशाह आएगा जिसको बैठाएंगे तो समझ लीजिएगा वो आपको, आपकी सारी शर्तों को मान लिया जाएगा। ये उनको मंजूरी दे दी गई और यही किया
मराठों ने अटैक किया और सैयद बंधुओं ने फर्रुखशियर को हटा दिया, मार दिया। ठीक है ना, सारी चीजें कर ली और इस तरीके से ये सारी चीजें हो गई। और फिर सैयद बंधुओं ने कुछ कुछ समय के लिए इन दोनों को शासक बनाया। ठीक है ना, और यही रफीउद्दौला जो है इसी को कहते हैं शाहजहां सेकंड के नाम से यह शासक बना था। शाहजहां सेकंड के नाम से शासक बना था और ये कुछ कुछ दिन के अंदर ही इनको हटा दिया गया, या कह लीजिए हट गए। कहीं कहीं किताब में लिखा रहता है कि रफीउद्दर्जात जो था अत्यधिक शराब पीने के कारण मृत्यु हो गई, 4 महीने के अंदर ही मर गया। और रफीउद्दौला को अफीम की लत थी बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से उसको टीबी हो गई और वो भी मर गया। ठीक है ना, वो भी मर गया। कुछ लोग कहते हैं कि इनको जानबूझ करके मारा गया। और तीसरा उसके बाद में सैयद बंधुओं ने शासक बनाया मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला सबसे लंबा शासनकाल हम उस समय कह सकते हैं छोटे छोटे शासकों में, हाल फिलहाल 19 से लेकर के 48 तक, लगभग 29 साल इसने इस समय में शासन किया। इसका वास्तविक जो नाम है, ध्यान रखना, वास्तविक नाम बताएंगे क्या है? रोशन अख्तर। अख्तर, वास्तविक नाम रोशन अख्तर है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और नृत्य गायन का शौक, इसीलिए इसे रंगीला कहा गया। नृत्य गायन का शौक, इसीलिए इसे क्या कहा गया? रंगीला कहा गया। ठीक है ना। अब इसने क्या 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 किए वो देख लीजिएगा। इसके कार्य, इसके कार्य, इसके कार्यों के संदर्भ में देखा जाए तो सबसे पहले इसने सैयद बंधुओं को मरवाया, ये रहा एक काम। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी और इस सैयद बंधुओं को मरवाने में सहायता की थी तुरानी गुट के व्यक्ति चिन किलिच खान ने। तुरानी गुट के चिन किलिच खान ने, और इसे सोचिएगा क्या किया गया? निजामुल मुल्क आसफ जाह की उपाधि दी गई। निजाम उल मुल्क आसफ जाह की आसफ जाह की उपाधि दी गई। ठीक है ना, और इसे वजीर बनाया गया, वजीर बनाया मोहम्मद शाह रंगीला ने। ठीक है ना, और ध्यान रखिएगा इसी निजामुल मुल्क आसफ जाह ने आगे जाकर के इसी ने हैदराबाद के नए राज्य का गठन किया। दक्कन में निजाम वंश की स्थापना की। ठीक है ना, नए राज्य का। एक तो ये हुआ, तो इस समय में एक नया राज्य ये बना इसी के समय में। दूसरा अन्य घटना ध्यान रखिएगा, इसी के समय में आपके 2 नए राज्य और बने, राज्य और बने। कौन कौन से? एक बना आपका अवध, किसने बनाया? सआदत खान ने। सआदत
खां ने और दूसरा बंगाल। बोले बंगाल किसने बनाया? मुर्शिद कुली खां ने। तो इसके समय की ये दो तीन महत्वपूर्ण घटना हो गई। एक साथ तीन तीन राज्यों का गठन हो रहा है। मुर्शिद कुली खां। और ध्यान रखिएगा, हम इन सब पर आगे चर्चा करेंगे प्रॉपर तरीके से, ध्यान रखना, ये सारी चीजें हैं। और इस समय की अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं ध्यान रखिएगा, अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं, अन्य घटनाएं क्या क्या है? अन्य घटना है नंबर 1, जजिया कर हमेशा के लिए समाप्त। जजिया कर हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। यानी कि जिस कर को सबसे पहले अकबर ने बंद किया था, जिसे औरंगजेब ने पुनः शुरू कर दिया था, इसने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। दूसरी घटना है इस समय की, वो है आपका 1739 में नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह का आक्रमण, ये रहा दूसरा, ठीक है ना। और नादिर शाह के आक्रमण का से किसी वजह से क्या हुआ? करनाल का युद्ध हुआ, युद्ध, और इसमें मुगल हारे, मुगल हार गए। और मुगल हार गए तो उन्होंने 50 लाख रुपए में संधि की। 50 लाख रुपए दे करके उससे संधि कर ली, सारी चीजें हो गई। लेकिन इसमें सादत खां ने इनको धोखा दे दिया। और जब सादत खां ने धोखा दे दिया तो फिर नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, दिल्ली आया, ध्यान रखना। तो इसमें सादत खां के धोखे के कारण यह दिल्ली आया। और इसमें बाकायदा ये 50 लाख रुपए में निजामुल मुल्क ने तय कर लिया था कि आपको 10-10 लाख रुपए 5 जगह पर आपको दे दिए जाएंगे। हिंदुस्तान में कुछ बचा नहीं है, मुगल बादशाह बिल्कुल बेकार हो चुका है, कोई रुपया पैसा है नहीं। अब जाओगे आपका नुकसान होगा, समस्या होगी। अगर ऐसा ही होता तो सोचिए, हम लोग खुद अपना दक्कन में अलग से रह रहे हैं, अलग राज्य बना के रह रहे हैं, क्या करें? कुछ है ही नहीं। वो मान भी गया, लेकिन सादत खां ने कहा कि 50 लाख रुपए, बोले 2 करोड़ मिलेंगे, आइए सही। बस दिल्ली आया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उसने अपने नाम का खुतबा पढ़ा, अपने नाम के सिक्के जारी करवाए, और किसी ने यह कह दिया कि नादिर शाह मारा गया। तो सोचिए, लोगों ने उनकी सेना पर आक्रमण कर दिया नादिर शाह की, तो उसके कुछ सैनिक मारे गए, जिसकी वजह से फिर नादिर शाह ने पूरे दिल्ली में कत्लेआम करवाया। कहते हैं कि उस समय लगभग 30,000 लोग मारे गए थे, 30,000 लोग। और फिर वापस बुलाया गया कि सादत खां को, उसको बुलाओ जिसने कहा था 2 करोड़ मिलेंगे। यहां तो कुछ है ही नहीं, लोग और मारे गए, नाम बदनाम हुआ वो अलग। इसलिए यह समस्या इसमें सामने आई, ठीक है ना। और जब यह पता चला सादत खां को, तो सादत खां ने डर की वजह से सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। पता नहीं कि नादिर शाह उसके साथ क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, इसीलिए। और जब कुछ नहीं मिला तो इसी नादिर शाह ने मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा दोनों ले गया। मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरा ले गया, पीकॉक थ्रोन एंड कोहिनूर डायमंड, ये ले गया। और इसी समय की आपकी तीसरी घटना और भी है। इसी के समय में 1748 में नादिर शाह के जाने के कुछ समय बाद नादिर शाह की मृत्यु हो गई, और उसकी जगह पर आपके कौन आया? अहमद शाह अब्दाली। और उसने पहला आक्रमण किया में
अहमद शाह अब्दाली का भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ। ये रहा। तो ये कुछ प्रमुख घटनाएं हैं जो इसके समय की हैं। ठीक है, एवरीवन क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें आपकी आप देख ली आपने। अब इसमें देखेंगे तो छोटे मोटे शासक हैं, छोटी मोटी चीजें हैं जिनको आप लोग देख सकते हैं, जैसे अहमद शाह, ठीक है ना, आलमगीर, शाहजहां, शाह आलम, इस तरह के छोटे 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 शासक हैं। इनके बारे में कुछ जानना करना कुछ भी खास है नहीं इनके बारे में। बहुत दो दो तीन तीन लाइनें हैं जिनको आप कह सकते हो। तो हम कहें तो अहमद शाह जो है इस समय में क्या कह सकते हो? ठीक है, कोई खास बात नहीं। ठीक, इतना कह सकते हो कि इसके समय में राजमाता ऊधमबाई शासन चलाती थी। राजमाता ऊधमबाई शासन चलाती थी और इनकी जो उपाधि वो थी किबला-ए आलम थी। इनके समय की कोई महत्वपूर्ण कोई घटना नहीं है, ठीक है ना। और कहते हैं कि ऊधमबाई का अपना एक प्रेमी था, जावेद खान, किन्नर था, उससे बड़ी इनकी पटरी खाती थी, ठीक है ना। और इसके समय में दूसरी घटना कह सकते हो, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण। शाह अब्दाली के कई आक्रमण हुए, लेकिन दिल्ली पर नहीं, सीमावर्ती क्षेत्रों में इनके आक्रमण होते गए, ठीक है ना। तीसरा, इस समय मराठों ने मालवा और बुंदेलखंड को जीत लिया, यानी कि मालवा प्लस बुंदेलखंड, यानी कि एमपी तक का क्षेत्र इन्होंने कब्जे में ले लिया, खंड जीता, यानी कि इनका राज्य सिमट करके जरा सा रहने लगा। और इनके वजीर ने ही इनको उठा करके कैद कर दिया, इनके वजीर ने ही इनको उठा करके कैद कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा बना आलमगीर सेकंड। ये जहादार शाह का बेटा था, ठीक है ना। और इसे वजीर इमाद उल मुल्क ने गद्दी पर बिठाया। इमादुल मुल्क ने इन्हें गद्दी पर बिठाया। इसके समय में भी हमेशा अब्दाली के होते रहे, आक्रमण होते रहे, और बाद में इसी ने हत्या भी कर दी, इसी ने इसको मार भी दिया। लेकिन इस समय की एक महत्वपूर्ण घटना जरूर याद रखिएगा, इस समय की महत्वपूर्ण घटना, हालांकि इनका कोई भी उसमें योगदान नहीं है, और वो है आपकी 23 जून 1757 का प्लासी का युद्ध। किस किस के बीच में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। नवाब, ये रहे इनके बीच में इस समय की यह महत्वपूर्ण घटना है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और इसके बीच की। अब कहोगे कि फिर इसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, एक साल में शाहजहां थर्ड क्या करेंगे, ठीक है ना। शाहजहां थर्ड को हम मुही ए मिल्लत भी कहते हैं,
मिल्लत भी कहते हैं, मुही ए मिल्लत भी इनको कहा जाता है। ठीक है ना? क्या करोगे? और इनकी जो सत्ता है, क्षेत्र, मुगल क्षेत्र बहुत सीमित हो गया, सीमित हो गया। कहां तक? दिल्ली के आसपास का इलाका बस। कहते हैं उस समय एक कहावत थी, सल्तनत शाह आलम अज दिल्ली ता पालम। यानी कि दिल्ली के लाल किले से लेकर के पालम एयरपोर्ट जो दिल्ली का है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली हरियाणा के हरियाणा बॉर्डर पर, बस वही तक था इनका। यानी कि इनका राज कहां तक है? पालम तक बस। तो कोई खास इनकी समय की घटना नहीं है जो आपको जानने की जरूरत हो। ठीक है ना? इसके बाद जो दूसरे शासक आए जिन्होंने लगभग 45-46 साल नाम के लिए शासन किया, हकीकत में शासन इन्होंने किया ही नहीं था। शाह आलम सेकंड उर्फ इन्हीं को कहते हैं अली गौहर। अली गौहर कहा जाता है। ठीक है ना? और इनके समय की प्रमुख घटनाएं, नंबर 1, पानीपत थर्ड युद्ध, मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली और मराठा। और इस पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में हम लोग मराठा जब पढ़ेंगे तब उस समय डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? कब हुआ था? 1761 का। ये रहा। कुल मिलाकर के अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर किए थे 7 आक्रमण, जिनमें से आपका 5वां आक्रमण था। ये ध्यान रखिएगा, ये कौन सा था? अब्दाली का 7 में से 5वां आक्रमण था। 7 में से कौन सा था? 5वां आक्रमण। ठीक, एक घटना यह है। दूसरी घटना इस समय की है 1764 का बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में? आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस कौन है? मीर कासिम बंगाल प्लस अवध का नवाब सुजाउद्दौला अवध। ठीक है ना? अवध का नवाब। और तीसरा मुगल बादशाह शाह आलम। मुगल बादशाह। और इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती और ये तीनों की संयुक्त सेना हारी। और बदले में 1765 में हुई इनकी इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और इसी की वजह से इलाहाबाद की संधि से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, हालांकि हम लोग बक्सर वगैरह जिस बंगाल में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार मिला। अधिकार मिला। ये रहा कुल मिलाकर के ये सारी चीजें इस समय हुई थी, इनके समय की। ओके। और इसी समय में ध्यान रखिएगा एक चीज और भी हुई थी। 1803 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दिल्ली पर नियंत्रण, और इसमें मुगल बादशाह केवल लाल किले तक सीमित रहे।
तक सीमित रहे, केवल लाल किले तक। यानी कि एक तरीके से अब पेंशन भोगी हो गए, सीमित रहे और इन्हें पेंशन भोगी बना दिया, भोगी बनाया। ये रहा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं आपके अकबर सेकंड, अकबर शाह सेकंड। ये शाह आलम का ही बेटा है और इसके समय की घटना ध्यान रखिएगा। इन्होंने राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। क्यों दी? क्योंकि इन्होंने राजा राम मोहन राय को भेजा था इंग्लैंड रानी से अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए, लेकिन रानी से मिलने के लिए किसी एक ओहदे वाले व्यक्ति की जरूरत थी जो अंग्रेजी में बात कर सके, और उस समय राम मोहन राय योग्य थे, इसीलिए इनको राजा की उपाधि देकर के एक सम्मानित पद देकर के उनको वहां भेजा गया। ठीक है ना। और इसी के समय में दूसरी घटना होती है 1835 में मुगल सिक्का ढालना बंद कर दिया गया कि मुगलों का सिक्का अब नहीं चलाया जाएगा, अब नए सिक्के नहीं चलाए जाएंगे, उनका ढालना बंद कर दिया गया। ठीक, ये रहे। और सबसे लास्ट है बहादुर शाह सेकंड उर्फ बहादुर शाह जफर। ठीक है ना, ये उनके उत्तराधिकारी हुए। बहादुर शाह जफर के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि ये जफर उपनाम से शायरी लिखा करते थे, उपनाम से शायरी लिखते थे, शायर थे बहादुर शाह जफर। और इन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया, बंदी बनाकर रंगून भेजा, रंगून भेज दिया। और वहीं 1862 में मृत्यु हो गई। और इनके बारे में कहा जाता है, इन्होंने कहा था कि मैं वो अभागा हूं जिसको अपने देश की, अपने क्षेत्र की 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा, इन्हीं के समय में आपके 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने मुगल साम्राज्य के अंत की घोषणा कर दी। मुगल साम्राज्य के अंत की घोषणा की। ये रही। तो ये दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिए कि मुगल शासक कौन कौन थे, और इससे ज्यादा हाल फिलहाल आप लोगों को इनके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से इतने ही क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं। पेपर उठा करके देखेंगे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनता। अब यहां पर जो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बंगाल के, अवध के या क्षेत्रीय राज्यों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो उस समय क्या हुआ वहां पर, मगर मुगल मराठों को पढ़ेंगे, ठीक है ना, पंजाब के सिख पढ़ेंगे, एक एक करके डिटेल में पढ़ते चले जाएंगे, जिससे कि प्रीका और मेंस का कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाए। अगली क्लास में हम 2 चीजें हम लोग कवर करेंगे, एक मुगलों के पतन के कारण, और दूसरा नए क्षेत्रीय राज्यों का उदय कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, कौन कौन से क्षेत्रीय राज्य उभर कर सामने आए, या उनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या है, कौन कौन थे। तो अगली क्लास में हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा, और ध्यान रखिएगा मेरे साथ 300 प्लस अंक के लिए इतिहास वैकल्पिक विषय को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इतिहास आराम से किस्से कहानियों के तौर पर आपको अच्छे तरीके से
कवर करा सकता है, 300 प्लस नंबर दिलवा सकता है। लेकिन आज जो क्लास ली मैंने वो आपके ऑप्शनल की क्लास नहीं है, वो आपके जीएस के प्री के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑप्शनल के लिए क्लास क्या होगी या मेंस के लिए क्लास क्या होगी? वो होगा कि मुगल साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारणों की पहचान कीजिए। इसमें औरंगजेब का योगदान या अकबर का योगदान या अन्य किस किस का क्या योगदान था, उस पर क्वेश्चन बनता है बस। बाकी ये फैक्चुअल चीजें आपके ऑप्शनल में नहीं आती हैं, इसलिए आसानी से जीएस के आधे सिलेबस को तैयार करना होता है और आराम से 300 नंबर आते हैं। तो इस बैच में अभी भी आप 15 अप्रैल तक एडमिशन ले सकते हैं और एम के लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को ये बैच मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ आपके 14,999 रुपए में मेरे साथ, जिसमें सब कुछ इंक्लूड है। यानी कि मटेरियल से लेकर के आपके क्लासेस से लेकर के टेस्ट सीरीज से लेकर के मेंटरशिप से लेकर के ज्ञान भंडार छत्र से लेकर के एवरीथिंग मेरे साथ, मेरी गाइडेंस में आप लोग रहिए। तो जितनी जल्दी हो सके इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। और बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज हो तो आप मुझे यहाँ कनेक्ट कर लीजिए, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए इस क्लास की पीपीटी के लिए। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।